आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक, नेतृत्व से लेकर नजरिए तक बहुत कुछ है जो बदलने वाला है। बदलाव की ये सुगबुगाहट दिल्ली तक अब सुनाई दे रही है। यूपी की सत्ता के जो सबसे बड़े चेहरे हैं उनका जमावड़ा दिल्ली में देखा जा रहा है। मतलब बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फिर ब्रजेश पाठक और अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की है। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। तस्वीरें अलग अलग हैं जो सामने आई हैं। इस दौरान मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में खाली पड़े 4 मंत्री पदों को भरा जाएगा, वहीं 8 मंत्रियों को बदलने की भी चर्चा है। सीएम योगी की दिल्ली में आला कमान से मुलाकात को इसी बदलाव से जोड़कर अब देखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इन्हीं 2 चेहरों में से किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में हो सकती है या फिर ये केंद्र में भी हो सकती है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है। इस दौर में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने हाल ही में दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही दोनों नेताओं के नामों को लेकर चर्चाएं होने लगी। माना यह जा रहा है कि यूपी सरकार में संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक बदलाव की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। बस इस पर अब केंद्र से आलाकमान की मोहर लगना बाकी है। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम यूपी की सियासत के बदलते रुख पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश बीजेपी का पावर सेंटर अब होने वाला है। कौन कौन से वो बड़े बदलाव हैं जो हो सकते हैं और इन बदलावों में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो आखिर किस किस की हो रही है। तो जिन 3 नामों का मैंने जिक्र किया, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ, ये एक एक करके जब पहुंचे, मुलाकात भी हुई है, खास बात भी हुई है, तो इसको लेकर डिटेल अपने दर्शकों को हम बता दें। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकातें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। वो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, उनकी पहचान है। अमित शाह के करीबी कहे जाते हैं, संघ में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका वो निभा चुके हैं। अब आगे बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 2017 के चुनाव में 403 में से 312 सीटें बीजेपी ने जीती। चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया। अब जिस तरीके से उनकी अब तक की योगदान की चर्चाएं हैं और अब जो दिल्ली में मुलाकातें हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर विस्तार से हम करेंगे बात। मेरे साथ न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि यूपी की राजनीति को बहुत करीब से जानते और समझते हैं। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें कह भी रहे थे, न्यूज रूम में बातें हो रही हैं, अब दर्शकों तक पहुंचाने की बारी। अरविंद जी, ये जो मुलाकातें एक के बाद एक पिछले 10 दिन में हुई हैं, इन मुलाकातों का सार मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद भी यूपी से आती हूं और इंटरेस्ट बड़ा यूपी की राजनीति में रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात हो गई है बीजेपी आलाकमान से। क्या इसे बीजेपी की तरफ से हरी झंडी दिखाया जाए या बताया जाए कि अब यूपी में बड़े बदलाव की तरफ कदम आगे बढ़ाना है? और ये बदलाव सबसे पहले क्या हो सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार या संगठन में बदलाव? देखिए रचना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इधर हाल में अगर आपने देखा हो तो उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं की मुलाकात जो है हुई है दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ। उसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल थे। आज की जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है उसका मायने मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। कई मंत्री हटाए जाने वाले हैं और कुछ नए लोगों का उसमें चयन होने जा रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो तकरीबन 6 से 8 मंत्रियों को बनाया जाना है। उसको लेके जो है योगी आदित्यनाथ को उनकी सूची, उनकी लिस्ट जो है थमा दी गई है, दे दी गई है
और अब उनको जो है सिर्फ कोरम पूरा करना है योगी आदित्यनाथ को कि वो कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाया जाना है और नए कौन कौन से मंत्री हैं उनको सूचित किया जाएगा गवर्नर की तरफ से कि आपको मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल रही है, आपको शपथ लेना है। अभी जो मेरे सूत्र कहते हैं, इधर हाल के दिनों में अगर आप देखें तो लगातार बहुत सारे मुद्दों में को लेकर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी। खास तौर पे कई सारे ऐसे मंत्री अफसर जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उन लोगों पे बहुत पैनी नजर है भारत सरकार की, यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व की, और ऐसे मंत्रियों की सूची बनाई गई है जो लोग इसमें शामिल पाए गए हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं को पलीता लगाने का काम इन लोगों ने किया है और ऐसे लोगों की खास तौर पे सूची बनाई गई है जिनको जो सीधे तौर पे अगर हम देखें इस मामले में जिम्मेदार पाए गए हैं। तो ऐसे मंत्री जो है वो हटाए जाएंगे। ऐसे मंत्री जो निष्क्रिय रहे हैं, जिन्होंने जो है अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया है, ऐसे मंत्रियों पे भी गाज गिरेगी। उसके अलावा मैं आपको रचना ये भी बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की तरफ से एक लिस्ट ये भी दी गई है कि बहुत सारे जो बोर्ड खाली हैं वहां पर जो है कार्यकर्ताओं का मनोनयन होना है, उनको वहां पर रखा जाना है। ऐसे लोगों की भी लिस्ट जो है दी गई है और ये कहा गया है कि इसमें सावधानी पूर्वक उन कार्यकर्ताओं को जगह मिले जो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिनका फायदा 2027 में पार्टी को विधानसभा के चुनाव में हो। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव था, रचना आपने भी देखा होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटें हार गई और उसका परिणाम दिल्ली में यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कई लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ा, उनकी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। तो ये सच है कि अगर 2027 में भी अगर ऐसा ही होता रहा तो परिणाम सबके सामने आएंगे और उसका जो है नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी मामले में कोई जो है समझौता नहीं करना चाहता, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब मैं आपको दूसरे मुद्दे पे आता हूं कि इधर हाल के दिनों में जो 10 दिन थे उसमें बहुत सारे नेताओं की जो मुलाकात हुई है केंद्र के नेताओं से, उनके बारे में भी मैं विस्तार से आपको जरा बताना चाहता हूं। अगर आपने हाल में देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह के साथ 2 से 3 बार की मुलाकात हुई। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की जो है शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आने वाले मनोज सिन्हा जो इस समय जम्मू कश्मीर में गवर्नर के पद पे काम कर रहे हैं, उनकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जो है बहुत कुछ कहती है। लेकिन रचना इधर आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, वो ये कि हाल के समय अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद अहम है जिसकी अखबारों में बहुत चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केंद्र में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। केंद्र में भी आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है देश के प्रधानमंत्री और संघ, उसके अलावा अगर आप देखें गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग तय करेंगे। खास तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सुगबुगाहट है कि आखिर किसको बनाया जाएगा। जो आने वाले समय में कई राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, सबसे पहला चुनाव तो बिहार में होने जा रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों की भूमिका में अपने आप को साबित कर सके। तो ये एक अहम है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है केंद्र में भी, उनको लेके भी तलवार जो है। आपकी बातें सुनकर मुझे इतना समझ में आ गया कि वो चेहरे अब नपने वाले हैं, यानी कि उनका नाम कटने वाला है। पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया है फीडबैक के आधार पर। आपने जो शुरुआत में कहा कि भ्रष्टाचार में बहुत से ऑफिसर्स और मंत्रियों के लिप्त होने की खबर है, यानी कि उन नामों को साइड में किया जाएगा, उनका पत्ता साफ होगा और नए चेहरों को मौका मिलेगा। और ये सब कुछ पिछले 10 दिन की मुलाकातों में गहन चर्चा के बाद तय हुआ है। जैसा आपने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ आए, उन्हें लिस्ट सौंप दी गई है, यानी अब उस लिस्ट को इंप्लीमेंट करने की बारी है। आपने 2027 का भी जिक्र कर दिया और अभी एंड में आपने इंटरेस्टिंग बात कही है दिल्ली को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। तो क्या पिछले 10 दिन की इन मुलाकातों को सेंटर से जोड़कर भी देखें, क्या ऐसा हो सकता है यूपी के किसी बड़े चेहरे को, और चूंकि केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र ज्यादा हो रहा है, कि केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या?
देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने अपने नेतृत्व में अपना प्रदर्शन दिखाया भी। और जिस जाति और बिरादरी से आते हैं वो भी बहुत अहम है। खासतौर पे ओबीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में या देश भर में भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम जातिगत गणित को समझने की कोशिश करें तो ओबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। लेकिन इस सवाल का मैं आपको जवाब दूं उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि वो बात बीच में अधूरी रह गई थी। आपको मैंने बताया कि किस तरीके से मनोज सिन्हा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई, लोग ये सवाल हमसे कर रहे थे, बहुत सारे आपस में भी कर रहे होंगे और देश में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर मोदी से मनोज सिन्हा की मुलाकात क्या कहती है। अभी हाल में आपने देखा कि मनोज सिन्हा ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यानी मनोज सिन्हा को क्या कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? मनोज सिन्हा को क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजने वाली है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। लोगों को लगता है कि इस बारे में कोई ना कोई जवाब जनता को के बीच में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का जो तरीका है ना, उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, या जो लोग मिलते भी हैं, जिन लोगों से बातचीत भी होती है, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है, अंदेशा नहीं होता है कि आखिर उनके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि हम लोग का भी एक लंबा वक्त हो गया है राजनीति को करीब से देखते हुए, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि मनोज सिन्हा के लिए कोई ऐसी भूमिका की तलाश की जा रही है जिससे उनका महत्व जो है वो बना रहे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों बेहद अहम है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि जो भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने वो कार्यकर्ताओं के हितों के लिए काम करे, जनता के हितों के लिए काम करे और सरकार के सामने वो अपनी बात पूरी ताकत से, पूरे दावे के साथ करे, जिससे कि कार्यकर्ताओं के हक को मारा न जा सके। और शायद यही कारण है कि अभी इतना वक्त लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चयन को लेके। जिस तरीके से आपने डिटेल में समझाया और उत्तर प्रदेश से दिल्ली को कनेक्ट किया, ये बखूबी बताता है कि दिल्ली से लेकर यूपी की राजनीति पर आपकी क्या पकड़ है। 2027 चुनाव बीजेपी के लिए बड़े मायने रखते हैं और उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां हम देख रहे हैं। और बीजेपी के लिए तो कहा भी जाता है कि वो तो साल भर चुनावी मोड में रहती है, लेकिन हमें गौर करना होगा लोकसभा इलेक्शन और यूपी में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको बीजेपी के लिए किसी भी तरह का कोई चैलेंज मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं अखिलेश यादव बड़ा एक्टिव दिख रहे हैं पिछले कुछ दिन में, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधना हो या फिर 2023 का उनका अनिरुद्धाचार्य वाला जो वीडियो है वो अब वायरल होना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी मुख्य विपक्षी पार्टी एक्टिव है। तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज और क्या तैयारी? देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव यादवों से दूर रहे और बहुत सारे ऐसे टिकट उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं दिए, क्योंकि उनको लगता है कि यादव और मुसलमान तो मेरे हैं और इनका एक बड़ा वोट बैंक, तकरीबन 25% का जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के पास है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपने देखा था कि उस समय समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और इसमें बहुत सारे कई बड़े मौलाना, मस्जिद के जो बड़े मौलाना है, धर्मगुरु हैं, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। उन्होंने साफ कह दिया, अखिलेश यादव को उस समय कह दिया था कि अगर आपको कांग्रेस के साथ अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे तो हम लोग मस्जिदों से फतवा जारी करके कहेंगे कि मुसलमान आपको वोट न दे। और उसका परिणाम यह हुआ कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, समझौता किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यादव लोगों को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए, वो ज्यादातर परिवार के लोगों को ही उन्होंने टिकट दिया जो कि यादव थे, उसके अलावा उन्होंने किसी ऐसे यादव को टिकट नहीं दिया जो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो। इसको बहुत गंभीरता से समझा जा सकता है। यानी अखिलेश यादव ये मानते हैं कि यादव और मुसलमान तो मेरे हैं, मुझे बाकी दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ना है। ऐसे में अखिलेश यादव पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं पीडीए को लेके, और आप देख रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का, फैलाने का भी काम कर रहे हैं।
आप देखिए अनिरुद्धाचार्य के साथ जो विवाद हुआ वो उसी की परिणत है, उसी का जो है परिणाम है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो है अखिलेश यादव मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, मुझे अपर कास्ट नहीं चाहिए। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि हमें इनका वोट बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं अपना समय जो है इनके लिए क्यों बर्बाद करूं, और वो इसको लेके स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की आज बहुत अहम बैठक हुई, उसमें विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि तृणमूल कांग्रेस और जो है अखिलेश यादव नहीं आए, तो कांग्रेस ने उसका जवाब दिया, कहा नहीं इनके प्रतिनिधि आए थे। तो अखिलेश यादव अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और वो इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में रचना कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे कि उनके सीटों की संख्या और कम हो जाए। आपने सीटों की संख्या का जिक्र कर दिया और गलती और कमी का जिक्र कर दिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आखिरी सवाल ये कि केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबरें हमने रह रहकर उठते हुए देखी। अभी आपने पिछले 10 दिन की मुलाकातों का जिक्र किया, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हैं या मनोज सिन्हा है, ब्रिजेश पाठक हैं, और अंत में पहुंचे योगी आदित्यनाथ जहां उन्हें लिस्ट दे दी गई। तो क्या इन मुलाकातों में मंथन हुआ और सभी की राय ली गई होगी, तब कोई फाइनल डिसीजन पहुंचा होगा और ये देखा गया होगा कि कोई कमी ना रह जाए, किसी की नाराजगी ना भारी पड़ जाए? देखिए मैं आपको बता दूं कि इन लोग की राय इस तरह से ली जाती है, एक फीडबैक लिया जाता है कि भाई वहां पर जो उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग मंत्री हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, सरकार किस तरह से परफॉर्म कर रही है, जो अफसर हैं उनका काम किस तरह से है। ये सारे सवाल एक बातचीत के जरिए जो है जानने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के पास अपना खुद का बहुत तरीके हैं, बहुत सारे उनके तरीके हैं जिससे वो फीडबैक लेते हैं। उनको तो खुद पता रहता है कि कौन क्या काम कर रहा है, और इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है रचना जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आखिर वो किस लेवल पे ये लोग काम करते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे राजनीति करते हैं और राजनीति में पिछड़ना, पीछे होना इनको कतई बर्दाश्त नहीं है, और इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। खासतौर पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में उनको क्या बदलाव करना है। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि उनको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए दिखाई पड़नी चाहिए, और ये बहुत अहम है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझना होगा और समझना चाहिए। बिल्कुल, और मीटिंग्स का दौर यही कह रहा है कि बड़ा गहन मंथन हुआ है और निष्कर्ष पर पहुंचकर लिस्ट सौंप दी गई है, आगे इंप्लीमेंट होगी तो फिर हम दर्शकों को अपडेट देंगे। अरविंद जी, आपने डिटेल में यूपी से लेकर दिल्ली तक की राजनीति के पत्ते खोलकर रख दिए, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन आपने एक बड़ी खबर का जिक्र किया, बड़ी खबर थी इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर, तो आगे उस मीटिंग को लेकर अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देंगे, बताएंगे, क्योंकि ये मीटिंग बड़ी खास है। मीटिंग जहां पर कुछ विपक्षी दल के नेता या उनके प्रतिनिधियों को लेकर सवाल हुआ, साथ ही साथ सवाल हुआ आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर भी। तो अब जो दिल्ली में मुलाकातें बीजेपी की हो रही थी, आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग